हेलो एवरीवन, वेलकम टू द लर्निंग कैपिटल। मेरा नाम है आकाश श्रीवास्तव और मैं आपके लिए एसएससी जेईई सिविल इंजीनियरिंग के लिए डेली प्रैक्टिस सेट लेकर आता हूं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। स्टार्ट करने से पहले मैं अपने सारे व्यूअर्स से ये बोलना चाहूँगा कि आप अपने साथ एक कॉपी और पेन ज़रूर रखिएगा, ताकि आपको जो भी आंसर सही लगता है उसे आप अपनी कॉपी में लिखिए, चाहे आपका ए हो, बी हो, सी हो, जो भी हो उसमें आप लिखिए। और अगर आपका सही हो जाता है तो आप उसमें अपने आप को 1 मार्क्स अलॉट करिए और गलत हो जाता है -0.25 मार्क्स। इससे आपको नेगेटिव मार्किंग में क्या होता है, कैसे होता है, आपके कितने मार्क्स कम हो रहे हैं, ये आपको पता चल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का प्रैक्टिस है। क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। द एज ऑफ अ ट्री कैन बी नोन बाय एग्जामिनिंग। पूछ रहा है आपसे कि एज ऑफ द ट्री जो है उसे हम कैसे पता करते हैं। ऑप्शंस पढ़ने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसका आप आंसर याद कर लीजिए। एनुलर रिंग जो ऑप्शन बी है वो इसका सही है। कभी भी इसके आप ऑप्शन मत पढ़िए, सीधे सीधे आपको एज ऑफ ट्री है, एनुलर रिंग से हम पता करते हैं। आपका जो टिम्बर होता है उसका शेप अगर आप क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो इस तरह के होते हैं। तो ये जो राउंड शेप के होते हैं इसको हम बोलते हैं एनुलर रिंग। ऐसे कहते हैं कि हर साल एक एनुलर रिंग बढ़ जाता है, तो इसके हिसाब से हम जो एज ऑफ द ट्री है उसको हम एग्जामिन करते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2 है, एस्बेस्टोस इज ऑप्शन ए अ कोरुगेटेड शीट यूज्ड फॉर रूफिंग, ऑप्शन बी an incombustible fireproofing material, option C an organic material and option D is all of these। तो आपसे एस्बेस्टोस शीट के बारे में पूछ रहा है, एस्बेस्टोस होता है। तो ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, एंड ऑप्शन सी भी सही है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी। ठीक है, तो जब भी आपके पास ऑप्शन डी इस तरह का रहे ऑल ऑफ दिस, तो उस क्वेश्चन के ऑप्शन ज़रूर आपको पढ़ने हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है, विच ऑफ दी following rocks, which of the following is a rock? Option A is quartz, option B is mica, option C is gypsum and option D is none of these। आपसे पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा ऑप्शन जो है वो रॉक का है। तो आपका जिप्सम जो होता है वो आपका रॉक होता है, तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन 4 है, a stone is rejected if it absorbs water more than, option A 5%, option B 10%, ऑप्शन सी 20% एंड ऑप्शन डी 25%। तो स्टोन की बात कर रहे हैं, यहाँ ध्यान रखिए, स्टोन की बात कर रहा है। तो स्टोन में आपका क्या होता है, ऑप्शन ए जो है 5% वो आपका सही होगा। अगर ब्रिक की बात करेगा तो वो डिपेंड करेगा फर्स्ट क्लास है या सेकेंड क्लास है, तो आपका 10% होता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ स्टोन का पूछ रहा है तो 5%, तो ए ऑप्शन जो है सही होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन 5 हमारा बोल रहा है, क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक शुड नॉट बी लेस देन। क्रशिंग स्ट्रेंथ पूछ रहा है फर्स्ट क्लास ब्रिक की किससे कम नहीं होनी चाहिए। ऑप्शंस हैं, ए 35 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी 70 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन सी 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, या फिर ऑप्शन डी 150 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन कई बार आते हैं, इनको आप बहुत अच्छे से अलग से आप अपने नोट्स बनाइए और इनको याद करिए। अभी आपसे पूछ रहा है फर्स्ट क्लास ब्रिक की पूछ रहा है, तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए 100 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसका सही आंसर है, जो कि क्रशिंग स्ट्रेंथ होती है फर्स्ट क्लास ब्रिक की। ठीक है, मिनिमम। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, बहुत ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है। पूछ रहा है, मिनिमम डीओ प्रिस्क्राइब्ड फॉर अ रिवर स्ट्रीम टू अवॉइड फिश किल्स इज, ऑप्शन ए 4 ppm, ऑप्शन बी 8 ppm, ऑप्शन सी 10 ppm एंड ऑप्शन डी 15 ppm। तो इसका भी देखिए ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, बहुत ज़्यादा रिपीटेड है, तो इसको आप याद करके रखिए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन 7 हमारा बोल रहा है, फॉर डक्टाइल मटेरियल्स द सूटेबल थ्योरी ऑफ फेलियर इज। क्वेश्चन बोल रहा है कि डक्टाइल मटेरियल के लिए कौन सी थ्योरी जो है वो सूटेबल रहती है। ऑप्शन ए इज़ मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी, ऑप्शन बी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी, ऑप्शन सी बोथ ए एंड बी एंड ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ दीज। ठीक है, तो देखिए डक्टाइल आपसे क्या बोल रहा है, डक्टाइल मटेरियल की बात कर रहा है। तो डक्टाइल मटेरियल की हमारी मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस थ्योरी होती है, जबकि ब्रिटल मटेरियल के लिए क्या होती है, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस थ्योरी होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन आप याद करिए, एक क्वेश्चन है पर 2 क्वेश्चन ही हमारे इससे हो गए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। आई होप आप लोग अपने आंसर्स को लिख रहे हैं और अपने आप को मार्किंग भी दे रहे हैं। आप चाहें तो मार्किंग लास्ट में भी कर सकते हैं। अभी सिर्फ आप ये देख लीजिए कि आपका सही हो रहा है या नहीं हो रहा है। ABCD लिखिए, अगर आपका सही है तो आप करेक्ट कर दीजिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन 8 आपसे बोल रहा है, द shear stress at the neutral axis and at extreme fibers of a beam cross section is। शेयर स्ट्रेस की बात कर रहा है। तो देखिए शेयर स्ट्रेस का हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं कैसा होता है।
आपका जो शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो आपका पैराबोलिक शेप होता है इस तरीके का, यानी कि टॉप पर और बॉटम पर आपकी मिनिमम होती है यानी कि 0 होती है, और आपकी न्यूट्रल एक्सिस पर आपकी मैक्सिमम होती है। तो इसमें से हमें ऑप्शन चूज़ करना है। तो ऑप्शन देखिए ज़रा, यहाँ पर हमें क्या बोल रहा था कि न्यूट्रल एक्सिस का पहले बताना है और एक्सट्रीम फाइबर का बाद बताना है। तो न्यूट्रल एक्सिस पे क्या है, हमारी मैक्सिमम है, तो ऑप्शन बी और ऑप्शन सी में से कोई सा सही हो सकता है। अब देखिए यहाँ पर इन्होंने क्या बोला है, मिनिमम और 0, तो ये मिनिमम भी है 0 भी है, तो ऑप्शन बी भी इसका सही आंसर है, ऑप्शन सी भी सही आंसर है। ठीक है, तो आप बी भी लगाएंगे चाहे सी लगाएंगे तो आपको मार्क्स पूरे मिलेंगे। तो ये हमारा शेयर स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन था। अब देखते हैं एक मिनट बेंडिंग का अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं बेंडिंग स्ट्रेस का। तो बेंडिंग स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन इस तरीके का होता है, ट्रायंगुलर। न्यूट्रल एक्सिस पे आपकी जो बेंडिंग स्ट्रेस होती है वो आपकी क्या है, सिग्मा बी इज इक्वल टू 0 होता है, और एक्सट्रीम फाइबर पर आपकी क्या मिलती है, हमारी मैक्सिमम मिलती है। ठीक है, तो ये भी आप याद रखिए, इस तरह का क्वेश्चन भी आ सकता है। तो ठीक है, एक ही साथ हम 2-2, 3-3 क्वेश्चन जितने भी रिपीटेड हो रहे हैं वो सारे हम इसमें करते जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, फॉर walls, columns and vertical faces of all structural members, the formwork is generally removed after। आपसे बोल रहा है कि फॉर्मवर्क को हम कितने टाइम के बाद रिमूव करते हैं वॉल, कॉलम और वर्टिकल फेसेस ऑफ स्ट्रक्चरल मेंबर्स के लिए। तो ऑप्शंस हैं ए 24 to 48 आवर्स, बी 3 days, सी 7 days या फिर डी 14 days। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन ए 24 to 48 आवर्स के बीच में हम इसको हटा देते हैं फॉर्मवर्क को। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 बोल रहा है, द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट आफ्टर 3 days शुड नॉट बी लेस देन इन केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर की बात कर रहा है। तो ऑप्शन ए है 50, ऑप्शन बी इज़ 100, ऑप्शन सी इज़ 115 एंड ऑप्शन डी इज़ 150। तो यार ध्यान रखिए, आपको 3 वैल्यूज़ को याद रखना पड़ेगा, 3 days के लिए, 7 days के लिए और 28 days के लिए। तो 3 days के लिए जो आपकी स्ट्रेंथ होती है वो कितनी होती है, 16 न्यूटन पर mm स्क्वायर। आपसे क्वेश्चन में क्या पूछा है, अभी क्वेश्चन में आपसे पूछा है 3 दिन के लिए ही पूछा है ओपीसी के लिए, तो 16 न्यूटन होती है। अगर आपको केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है तो वो कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। आप इसका 10 से मल्टीप्लाई कर दिए, अप्रॉक्सीमेटली वही वैल्यू आती है, तो आपकी कितनी आ जाएगी, 150 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपसे 7 और 8 days का भी बोलता है तो वो भी मैंने आपको यहाँ लिख रखा है, 7 के लिए 22 और 28 के लिए 31 न्यूटन पर mm स्क्वायर। अगर केजी में पर सेंटीमीटर स्क्वायर में पूछेगा तो आप 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी 150 केजी पर सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11, आप चाहें तो आप कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या सही हो रहा है, वो आप इसमें लिख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन 11 की बात करते हैं। ISI हैज़ स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट आफ्टर। बोल रहा है ISI ने कॉन्क्रीट की फुल स्ट्रेंथ कब बताई है कि किसके बाद होगी। तो ऑप्शन है 7 days, 14 days, 28 days या फिर 21 days। तो इसमें से हमें चूज़ करना है। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी 28 days के बाद हमारी फुल स्ट्रेंथ गेन हो जाती है कॉन्क्रीट के अंदर। तो इस तरह से हमें इसको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 12, श्रिंकेज ऑफ कॉन्क्रीट, ऑप्शन ए इज़ प्रोपोर्शनल टू वाटर कंटेंट इन द ब्रिक्स, ऑप्शन बी is proportional to cement concrete, option C increases with age of concrete and option D all of the above। तो देखिए श्रिंकेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो श्रिंकेज से रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें मिलती हैं वो सारी आप लिखते जाइए, याद करते जाइए। तो इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी ऑल ऑफ दिस। जो श्रिंकेज है वो आपका वाटर कंटेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, सीमेंट के भी प्रोपोर्शनल होता है और आपका एज ऑफ कॉन्क्रीट के साथ बढ़ता है। ठीक है, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो सही हैं। तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा बोल रहा है, द लेंथ ऑफ अ स्ट्रेट पोर्शन ऑफ अ बार बियॉन्ड द एंड ऑफ द हुक शुड बी एट लीस्ट। ऑप्शन ए ट्वाइस द डायमीटर, ऑप्शन बी थ्राइस द डायमीटर, ऑप्शन सी 4 times द डायमीटर एंड ऑप्शन डी 7 times द डायमीटर। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ सी ऑप्शन 4 times, यानी कि 4D होना चाहिए। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 सर्वे का है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीट होता है कई बार। क्रॉस स्टाफ इज़ यूज्ड फॉर। ठीक है, कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट याद रखिए, राइट एंगल्स को मेजर करने के लिए होता है। तो ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा, सेटिंग आउट राइट एंगल्स। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ।
देखिए जिसका आंसर आपको एग्जैक्टली पता है कि एक ही आंसर होने वाला है तो उसका तो आप बिल्कुल ऑप्शन पढ़ने की ज़रूरत नहीं। अब जैसे ये क्वेश्चन आ गया, इसमें आपको सारे ऑप्शंस को पढ़ना पड़ेगा और चूज़ करना पड़ेगा। क्वेश्चन बोल रहा है इन लेवलिंग ऑपरेशन द फर्स्ट साइड ऑन एनी चेंज पॉइंट इज़ अ बैक साइड। ऑप्शन बी द सेकेंड साइड ऑन एनी चेंज पॉइंट इज़ अ फोर साइड। ऑप्शन सी द लाइन commences with फोर साइड एंड closes with a बैक साइड। ऑप्शन डी द लाइन commences with a बैक साइड एंड closes with a फोर साइड। अब देखिए क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा सिंपल है, लेकिन जो ऑप्शन है उसने उसे थोड़ा सा टफ बना दिया है, पर अगर आपको थोड़ा भी आपने नोट्स पढ़े हैं तो आप पे बन जाएगा। तो अब इस लेवलिंग ऑपरेशन की बात कर रहा है, तो लेवलिंग में क्या होता है, हमारा जो ऑप्शन ए है इसका वो सही ऑप्शन है। द फर्स्ट साइड ऑन एनी चेंज पॉइंट इज अ बैक साइड। अगर आप जिस तरह से चेंज पॉइंट कर रहे हैं तो यहाँ पर जो आपकी फर्स्ट रीडिंग आती है उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको बोलते हैं बैक साइड। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन ए जो इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा बोल रहा है द करेक्शन फॉर स्लोप इन चेनिंग इज प्रोपोर्शनल टू। ऑप्शन ए √h, ऑप्शन बी h एंड ऑप्शन सी h², ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका सी ऑप्शन जो है सही ऑप्शन है, बिकॉज डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था ये आपका, बहुत ही सिंपल सा। तो आप ध्यान रखिएगा स्लोप के लिए जो प्रोपोर्शनल होता है करेक्शन वो h² के रूप में होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 17 कह रहा है द फिक्स पॉइंट हुज एलिवेशन इज नोन एज। जिस पॉइंट का एलिवेशन फिक्स होता है हम उसे क्या बोलते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, बेंच मार्क बोलते हैं ना, कोई ऑप्शन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। क्वेश्चन नंबर हमारा 18 कह रहा है रेंजिंग इज डिफाइंड एज। ऑप्शन ए मेजरिंग द डिस्टेंस फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। ऑप्शन बी एस्टेब्लिशिंग इंटरमीडिएट पॉइंट्स ऑन अ चेन लाइन। ऑप्शन सी द डिस्टेंस बिटवीन एंड पॉइंट्स एंड ऑप्शन डी अ पॉइंट ऑन अ चेन लाइन। रेंजिंग के बारे में पूछा है, उसको कैसे डिफाइन किया गया है। एक क्वेश्चन मैं जनरली होमवर्क देता हूँ, तो क्या मैं इस क्वेश्चन को आपको होमवर्क दे दूँ? इस क्वेश्चन का आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके हिसाब से क्या सही आंसर होगा इसका। बहुत ही सिंपल सा है, रेंजिंग के बारे में पूछा है, आप ऑप्शन जो भी होगा कमेंट सेक्शन में बताइएगा इसका। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। क्वेश्चन 19 है मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट फॉर सी वाटर। सी वाटर के लिए मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट कितना यूज़ किया जाता है? ऑप्शन आर M20, ऑप्शन बी M30, ऑप्शन सी M35 एंड ऑप्शन डी इज M40। तो सी वाटर के लिए जो ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है IS कोड कहता है वो M30 होता है, यानी कि बी जो है आपका सही आंसर होगा। बी M30 जो होता है वो मिनिमम ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट होता है सी वाटर के लिए। ठीक है, तो ऑप्शन बी जो इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर डिपेंड्स अपॉन। ऑप्शन ए ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ऑप्शन बी परमिसिबल स्ट्रेस इन रीइंफोर्समेंट, ऑप्शन सी मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस एंड ऑप्शन डी परमिसिबल स्ट्रेस इन कॉन्क्रीट। तो आपसे पूछ रहा है जो क्रिटिकल न्यूट्रल एक्सिस डेप्थ फैक्टर है वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है। देखिए ये क्वेश्चन कई बार रिपीट होता है, मैंने एक बार और भी हमारे प्रैक्टिस सेट में ये आया है, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है, तो आप जाकर वहाँ देखिए, ढूंढिए इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। इसका जो मैं सही आंसर है मैं आपको वो बता रहा हूँ, ऑप्शन बी जो है वो इसका सही आंसर है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, हमारे प्रीवियस प्रैक्टिस सेट्स में दिया हुआ है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। इफ़ विंड एंड अर्थक्वेक लोड्स आर कंसिडर्ड देन परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील स्ट्रक्चर्स आर। ऑप्शन ए इंक्रीज बाय 25%, डिक्रीज बाय 33%, इंक्रीज बाय 20% एंड इंक्रीज बाय 33%। आपसे बोल रहा है कि अगर विंड और अर्थक्वेक लोड को भी कंसिडर करा जाए तो परमिसिबल स्ट्रेसेस को कैसे चेंज करेंगे। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ ऑप्शन डी इंक्रीज बाय 33%। ठीक है, तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 22 बोल रहा है मैक्सिमम परमिसिबल हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल डिफ्लेक्शन इन स्टील स्ट्रक्चर इज। ऑप्शन ए स्पान अपॉन 500, ऑप्शन बी स्पान अपॉन 350, ऑप्शन सी स्पान अपॉन 200 एंड ऑप्शन डी स्पान अपॉन 1000। तो हमें इसमें से आंसर बताना है सही क्या होगा। जो स्पान अपॉन 350 है बी ऑप्शन जो है बी फॉर बॉल इज़ द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। फॉर स्टील स्ट्रक्चर मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज़ अडॉप्टेड फॉर। स्टील स्ट्रक्चर के लिए बात कर रहा है, मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके लिए अप्लाई होती है, अडॉप्ट होती है। ए टेंसाइल स्ट्रेस, सॉरी इसको हम पॉज कर देते हैं।
सॉरी वो थोड़ा दिक्कत चली गई थी। चलिए देखते हैं। फॉर स्टील स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी की बात कर रहे हैं। इज़ अडॉप्टेड फॉर टेंसाइल स्ट्रेस के लिए, कंप्रेसिव स्ट्रेस के लिए, बेंडिंग स्ट्रेस के लिए या फिर शेयर स्ट्रेस के लिए। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी जो होती है वो हम क्या करते हैं, शेयर स्ट्रेस के लिए सबसे ज़्यादा लेते हैं। तो ऑप्शन डी जो होगा वो इसका सही आंसर होगा, शेयर स्ट्रेस के लिए मैक्सिमम फैक्टर ऑफ सेफ्टी लेते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। टू प्रिवेंट फेलियर ऑफ डक्टाइल मटेरियल द मैक्सिमम शेयर स्ट्रेस इज़। तो ये वैल्यू आप याद करके रखिए क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में जितनी भी थ्योरीज हमने बनाई हैं वो इसी वैल्यू के ऊपर बेस्ड हैं। तो ध्यान रखिए 0.57 इसका सही आंसर है, ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। द क्रिटिकल सेक्शन फॉर वेब क्रिपलिंग इन केस ऑफ फ्लेक्शन मेंबर इज एट। ऑप्शन ए रूट ऑफ फिलेट वेल्ड, ऑप्शन बी सेंटर ऑफ द सेक्शन, ऑप्शन सी सेंटर ऑफ द फ्लेंज एंड ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज ऑप्शन ए, क्रिटिकल सेक्शन बता रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। तो याद रखिए रूट ऑफ द फिलेट वेल्ड जो होता है वो क्रिटिकल सेक्शन होता है वेब क्रिपलिंग के केस में। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। तो आज का हमारा सेशन यहीं पे एंड होता है। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे तो वो ज़रूर बताइए कमेंट सेक्शन में। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो उसको लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिए, बताइए उन्हें कि यहाँ पर हम प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं ताकि उनकी भी तैयारी और अच्छी हो सके। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस करिए ताकि आपको जैसे ही वीडियो अपलोड होगा तो उसकी नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, तो इस सेशन को मैं यहीं एंड करता हूँ। किसी भी तरह की आपकी क्वेरी होती है, कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।